नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और प्रासंगिक मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। भारतीय मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, सोशल मीडिया पर नजर डालें तो हर जगह मीडिया की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में हमारा पूरा का पूरा मीडिया तंत्र अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है? एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के नजरिए से आज हम बिना किसी पक्षपात के उन तथ्यों, उदाहरणों और असली ग्राउंड रियलिटी का विश्लेषण करेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। तो चलिए सीधे इस व्यवस्था के अंदर झांककर देखते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें उस शब्द से शुरुआत करनी होगी जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है, गोदी मीडिया। ये टर्म वेटरन जर्नलिस्ट रवीश कुमार द्वारा काफी लोकप्रिय बनाया गया था। इसका मतलब बहुत सीधा है, वो मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, जो एक वॉचडॉग यानी पहरेदार की बजाय एक लैपडॉग की तरह बर्ताव करता है। 2014 के बाद से ये टर्म काफी मुख्य धारा में आ गया है। अक्सर कई बड़े टीवी चैनल्स पर ये आरोप लगते हैं कि वो बस सरकार की लाइन पकड़कर चलते हैं, प्राइम टाइम में सिर्फ विपक्ष को घेरते हैं और सत्ता से असुविधाजनक सवाल पूछने से पूरी तरह बचते हैं। और इस बात को सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 157। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे हम आरएसएफ के नाम से भी जानते हैं, उनके 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 157वां है। सोचने वाली बात है कि 2025 में ये 151 था और अब ये और नीचे गिर गया है। ये रिपोर्ट साफ तौर पर इशारा करती है कि मीडिया ओनरशिप का केंद्रीकरण हो रहा है, पत्रकारों पर भारी दबाव है और राजनीतिक झुकाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए चलते हैं हमारे पहले अहम पहलू की तरफ, खबरों का व्यापार। अगर हम मीडिया नेटवर्क्स के स्वामित्व यानी ओनरशिप के पैटर्न को देखें तो कॉर्पोरेट और राजनीतिक प्रभाव बिल्कुल साफ नजर आता है। भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर बड़े उद्योगपतियों या राजनीतिक घरानों के नियंत्रण में है। उदाहरण के लिए एनडीटीवी में गौतम अडानी का अधिग्रहण, जी न्यूज का संबंध पूर्व बीजेपी सांसद सुभाष चंद्रा से है। रिपब्लिक टीवी की बात करें तो वहां शुरुआती निवेश बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का रहा है और इंडिया टुडे जैसे बड़े ग्रुप में बिरला ग्रुप का निवेश है। मतलब पर्दे के पीछे का खेल पूरी तरह से बिजनेस और पॉलिटिक्स से जुड़ा है। अब इस तरह के ओनरशिप से होता क्या है? सीधे सीधे आर्थिक दबाव बनता है। देखिए, सरकार हर साल विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। जो मीडिया हाउसेस सरकार की लाइन से हटकर चलते हैं, उनके लिए इन विज्ञापनों को खोने का एक बहुत बड़ा जोखिम रहता है। और बात सिर्फ विज्ञापनों की नहीं है। मीडिया मालिकों के अक्सर दूसरे बड़े व्यापार भी होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरपोर्ट्स। इन व्यवसायों को चलाने के लिए उन्हें सरकारी अप्रूवल चाहिए होता है। नतीजा, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की बजाय सरकार के पक्ष में रहना उनके लिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित और फायदेमंद बन जाता है। और यही आर्थिक दबाव हमारे सामने एक और बड़ी सच्चाई लेकर आता है, सनसनी बनाम हकीकत। अगर हम रोजमर्रा की न्यूज़ कवरेज को करीब से देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। स्क्रीन पर एक तरफ वो मुद्दे हैं जिन्हें 24 घंटे लगातार हाइप किया जाता है, जैसे ट्रिपल तलाक, सीएए, आर्टिकल 370 या राम मंदिर। लेकिन दूसरी तरफ जो असली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सीधा आम इंसान से जुड़ी हैं, जैसे कि बेरोजगारी, किसान आंदोलन या चरमराती अर्थव्यवस्था, उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता है। डिबेट्स में समाधान की बात नहीं होती, बल्कि सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। दरअसल इन रोजाना होने वाली डिबेट्स की अब एक पूरी स्थापित प्लेबुक बन चुकी है। न्यूट्रल रिपोर्टिंग की अब कोई खास अहमियत नहीं रही। इसकी जगह ले ली है स्टूडियो में होने वाले शोरगुल और नाटकीय बहसों ने। न्यूज़ रूम्स अब किसी थिएटर से कम नहीं लगते। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और रेटिंग्स बटोरने के लिए। इसी प्लेबुक का एक बहुत अहम और खतरनाक हिस्सा है डराना और लेबल लगाना। जो भी पत्रकार या विश्लेषक सत्ता से असुविधाजनक सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उन्हें फौरन अर्बन नक्सल, देशद्रोही या पाकिस्तान प्रेमी जैसे लेबल चिपका दिए जाते हैं। और इसके पीछे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स रेड्स का जो अदृश्य डर है, वो हमेशा काम करता रहता है, जिससे स्वतंत्र आवाजें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ एक ही विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है? आइए पूरे मीडिया परिदृश्य पर नजर डालते हैं। सच्चाई ये है कि ये स्ट्रक्चरल बायस यानी पक्षपात हर तरफ मौजूद है। अगर मेनस्ट्रीम टीवी को सरकार के पक्ष में झुकाव के कारण गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ द वायर या द क्विंट जैसे पोर्टल्स को दूसरे खेमे द्वारा एंटी नेशनल या कांग्रेस गोदी कहा जाता है। मतलब आरोप हर तरफ से लगाए जा रहे हैं और बायस हर तरफ देखा जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ नेशनल मीडिया की बात है।
अगर हम रीजनल यानी क्षेत्रीय मीडिया की तरफ रुख करें तो वहां भी बिल्कुल यही पैटर्न काम कर रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को ही देख लीजिए। वहां के कई बड़े रीजनल चैनल्स सीधे तौर पर वहां के सत्ताधारी पार्टियों जैसे डीएमके या वाईएसआरसीपी के मजबूत प्रभाव में हैं। वो अपने स्थानीय मुख्यमंत्रियों की वैसी ही तारीफ करते हैं जैसे नेशनल मीडिया में होता है। हालांकि इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यधारा का मीडिया भले ही अपनी साख खो रहा हो, लेकिन उस खालीपन को भरने के लिए कई नई और स्वतंत्र आवाजें उभरकर सामने आ रही हैं। ध्रुव राठी जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, गहराई से विश्लेषण करने वाले पॉडकास्ट्स, छोटे न्यूज़ पोर्टल्स और सबसे अहम लोकल ग्राउंड रिपोर्टर्स, ये सभी मिलकर आज भी सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से हमें क्या समझ आता है? आइए आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सच, मीडिया और लोकतंत्र। कई बार लोग कह देते हैं कि पूरा का पूरा मीडिया तंत्र बिक चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। असल समस्या किसी एक चैनल या एंकर की नहीं है, समस्या सिस्टमिक है। ये राजनीति, व्यापार और मीडिया का एक बहुत ही मजबूत नेक्सस यानी गठजोड़ बन चुका है। रेटिंग्स की भूख, मालिकों के बिजनेस इंटरेस्ट और सरकारी तंत्र का दबाव, ये सब मिलकर इस व्यवस्था को चला रहे हैं। और इसका सीधा असर ये हुआ है कि मीडिया पर से पब्लिक का भरोसा बहुत तेजी से गिरा है। आपने खुद देखा होगा कि सोशल मीडिया पर #GODIMedia आए दिन ट्रेंड करता रहता है, जहां आम नागरिक और विपक्षी नेता खुलेआम इस पक्षपात पर सवाल उठाते हैं। ऐसे दौर में सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है। सच्चाई जानने के लिए अब अलग-अलग सोर्सेस से क्रॉस चेक करना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी। अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक निडर और स्वतंत्र मीडिया का होना सबसे बड़ी शर्त है। लेकिन जब मीडिया सत्ता से सवाल पूछने वाला वॉचडॉग की बजाय सिर्फ सत्ता की तारीफ करने वाला लैपडॉग बन जाए, तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है? तथ्य और ग्राउंड रियलिटी दोनों हमारे सामने हैं। अब यह तय करना हम सब का काम है कि हम किस तरह की पत्रकारिता को अपनाते हैं और किस पर सवाल उठाते हैं।